Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class science book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 6th क्लास की साइंस बुक को. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग आवर फर्स्ट लेसन एंड इट इज द 9th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 9th वीडियो है एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन को एंड वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चंस आल्सो इन आवर प्रीवियस वीडियो. और अपने पिछले वीडियो में हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन का. नाउ वी हैव टू स्टार्ट टुडे the activities and project work which are next to fill in the blanks. fill in the blanks जो हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसके बाद जो अगली जो एक्सरसाइज है, अगला जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स के बारे में है. आइए इनको पढ़ते हैं और जो भी हम कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हम रिटन वर्क में कर सकते हैं वो हम रिटन वर्क में करेंगे. कुछ जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो प्रैक्टिकली करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा. और अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पॉसिबल नहीं है अभी, चूंकि आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उसको अभी के लिए छोड़ेंगे और स्कूल ओपन होने के बाद उसको करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी. सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, सुझाव दिए गए प्रोजेक्ट्स और क्रियाकलाप. यहां पर कुछ क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स को सजेस्ट किया गया है, यानी उनका सुझाव दिया गया है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए. तो आइए सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. आशा करता हूं कि पुराना जो वर्क फिल इन द ब्लैंक्स तक का जो रिटन वर्क है वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा और उसको लर्न भी किया होगा. मैं आपको बार बार जैसा कि बताता रहता हूं, फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी वर्क करें वो बहुत ही सुंदर और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करें, नीट एंड क्लीन करें, ताकि आप उस वर्क को जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको रीड कर सकें, वो आपके समझ में आ सके. और जब आप अपनी नोटबुक हमारे पास में लेकर आए चेक करवाने के लिए, तो हम भी उस चीज को ढंग से पढ़ पाएं, समझ पाएं, ताकि उसमें जो भी मिस्टेक्स होगी वो उसको हम इंडिकेट कर पाएं, सर्कल लगा पाएं और उसको आप फिर सुधार भी पाएं. अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पास में एक मटेरियल तैयार होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं लर्न करने के लिए. अदरवाइज अगर आपने बैड हैंडराइटिंग में अपना वर्क किया तो आप न तो खुद उसको समझ पाएंगे, एग्जाम के लिए जब आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे. और चूंकि हम भी उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो हम भी उसको मिस्टेक्स को सर्कल नहीं कर पाएंगे और आपका जो वर्क है वो करेक्ट नहीं हो पाएगा. तो इसलिए सबसे बड़ी ये बात है रिटन वर्क में कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में आप अपना वर्क करें, ताकि ये साफ तौर पर उसको रीड किया जा सके, उसको करेक्ट किया जा सके. तो इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूं, तो इस बात के लिए आप बहुत ही केयरफुल रहें. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. क्वेश्चन नंबर 1. ये जब आप इसका रिटन वर्क करें तो इसका जो हेडिंग है वो जरूर आप यहां पर राइट डाउन करें, लिखें. पिछले जहां पर भी आपने वर्क कंप्लीट किया है या कोई भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया है तो उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक जरूर लीव करें, छोड़ें, ताकि एक सेपरेशन नजर आए कि ये यहाँ पर कोई क्वेश्चन फिनिश हुआ है, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है. और हर एक का जो कैप्शन होता है, जो शीर्षक होता है किसी भी क्वेश्चंस का, वो भी आप राइट डाउन करें, ताकि ये कौन से क्वेश्चन हैं ये क्लियर हो सके, ये साफ हो सके. तो ये आप जरूर लिखें, सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज. ये जो कैप्शन है यहाँ पर वो जरूर आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें. क्वेश्चन नंबर 1. यू मस्ट हैव सीन, आप देख चुके होंगे, ए गार्डन लिजार्ड.
गार्डन लिजार्ड क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। लिजार्ड यानी छिपकली होती है। देखो, लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, और गार्डन लिजार्ड जो होती है वो बगीचे की छिपकली, एक तरह से इसका हिंदी अनुवाद करें तो हम बगीचे में रहने वाली छिपकली। तो ये बगीचे में कैसी छिपकली होती है, नॉर्मली अपने यहाँ पर ये दिखती नहीं है। और ये कैसी होती है तो मैं आपको बता दूं, गिरगिट देखा होगा आपने, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में किरकाट कहते हैं। कई लोग सोचते हैं किरकाट में जहर होता है, लेकिन किरकाट में जहर नहीं होता है, ये केवल एक छिपकली की प्रजाति है। तो ये गार्डन लिजार्ड कहलाती है। जो किरकाट होता है एक तरह का, हालांकि किरकाट के लिए एकदम एग्जैक्टली तो कैमेलियन है, लेकिन वो भी एक गार्डन लिजार्ड ही है। गार्डन लिजार्ड वैसी ही होती है जैसे किरकाट होता है। आज के वीडियो के साथ में मैं आपको छोटे छोटे 2 वीडियो भी और पोस्ट कर रहा हूं आपके क्लास के ग्रुप में, उनको भी आप देखें। छोटे छोटे वीडियो हैं। एक वीडियो गार्डन लिजार्ड से संबंधित है, उसमें बताया गया है कि गार्डन लिजार्ड क्या होती है, कैसी होती है और वो क्या खाती है। और दूसरा एक वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगा, उसमें ये बताया जाएगा कि जो घर के अंदर जो लिजार्ड होती है, जो हाउस लिजार्ड होती है, वो क्या खाती है। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि घर में जो लिजार्ड होती है वो मीठा बहुत पसंद करती है, मीठी चीज़ें जो है वो उसको पसंद होती है। तो घर की जो छिपकली है उससे मीठी चीज़ों को ढक के रखना चाहिए, नहीं तो छिपकली भी उसको खा सकती है। तो ये, और छिपकली खाती है तो उसमें जहर तो नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु जरूर होते हैं, तो वो अपने फूड में आ सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के वीडियो मैं आज के वीडियो के साथ में भेज रहा हूं, आप इनको जरूर देखें। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं वो, इसलिए मैं आपके लिए वो भेज रहा हूं, आप उनको जरूर देखें। तो यहां पर प्रश्न क्या है वो आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो गार्डन लिजार्ड एक तरह से बगीचे की छिपकली कहलाती है, और गार्डन लिजार्ड एक तरह से किरकाट की तरह है। वो आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। यू मस्ट हैव सीन, आप देख चुके होंगे, ए गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड को आप देख चुके होंगे, अराउंड योर होम, आपके घर के आसपास। नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, व्हेन एवर यू सी, जब भी आप उसको देखें, इट यानी इसे, ऑब्जर्व केयरफुली, तो उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसका निरीक्षण करें उसको। एंड फाइंड आउट, और पता करें, व्हाट इट टेक्स, ये क्या लेती है, फॉर फूड, भोजन के लिए। कि जो गार्डन लिजार्ड होती है, जो बगीचे की छिपकली होती है, वो क्या खाती है, ये आप अगली बार जब भी किसी गार्डन लिजार्ड को देखें तो उसको ऑब्जर्व करें और ये पता लगाएं कि वो क्या खाती है। इसी तरह, इज द फूड डिफरेंट, क्या ये भोजन अलग है, यानी गार्डन लिजार्ड जो भोजन कर रही है, क्या ये भोजन डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम दैट, उससे, ऑफ ए हाउस लिजार्ड, एक घर वाली जो लिजार्ड होती है, जो हाउस लिजार्ड होती है यानी घरेलू जो छिपकली होती है, उसके भोजन से क्या गार्डन लिजार्ड का भोजन अलग है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको कि दोनों का भोजन क्या है एक्चुअली। तो कुछ चीजें तो कॉमन है, देखिए इसकी, जैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो दोनों ही छिपकलियां खाती है। घरेलू छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, और वो जो गार्डन लिजार्ड है वो भी कीड़े मकोड़े खा लेती है। तो ये तो दोनों में सिमिलर है, कीड़े मकोड़े यानी जिसको इंग्लिश में इंसेक्ट्स कहते हैं हम। तो इंसेक्ट्स का जो फूड है वो तो दोनों का सिमिलर है, लेकिन चूंकि गार्डन लिजार्ड जो है वो गार्डन में रहती है, तो वो गार्डन लिजार्ड जो होती है वो प्लांट्स के पार्ट्स भी खाती है, यानी पौधों के अलग अलग हिस्से भी वो खाती है। जबकि घर वाली जो लिजार्ड होती है, हाउस लिजार्ड जो होती है, वो घर में जो फूड आइटम होते हैं, जो खाने की चीजें होती है, जिनको हम भी यूज करते हैं, उसको भी वो खाती है। यानी कि कुछ चीजें दोनों की समान है और कुछ चीजें डिफरेंट भी है। तो दोनों से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो भी मैंने आज के वीडियो के साथ में ऐड कर रहा हूँ। ऐड मतलब अलग से पोस्ट कर रहा हूँ आपके क्लास के ग्रुप में, उनको आप जरूर देखें। एक वीडियो हाउस लिजार्ड का है, एक वीडियो गार्डन लिजार्ड का है। तो यहां पर आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए, ये क्वेश्चन के रूप में आप लिख लें अपनी नोटबुक में, और इसका आंसर आप लिखें। इसका आंसर लिखने के लिए तो मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए उसको, और उसको आपको लिखना है।
स्पेलिंग करेक्ट लिखें, ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम गार्डन लिजार्ड के बारे में लिख लेते हैं। द गार्डन लिजार्ड ईट्स द गार्डन लिजार्ड ईट्स insects. The garden lizard eats insects. INCTINS insects की जो स्पेलिंग है वो मैं आपको बोल देता हूं, INSECTS insects. The garden lizard eats insects and पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फुल स्टॉप। तो ये तो हो गया गार्डन लिजार्ड का, कि गार्डन लिजार्ड खाती है कीड़े मकोड़े और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये तो गार्डन लिजार्ड खाती है। अब इसी में फुल स्टॉप के बाद में लिखना है द हाउस लिजार्ड ईट्स। हाउस लिजार्ड खाती है इंसेक्ट्स उधर भी था, इंसेक्ट्स एंड फूड आइटम्स विच वी ईट। फूड आइटम्स विच वी ईट, जो हम खाते हैं, वो इंसेक्ट्स, और फूड आइटम्स विच वी ईट, जो हम खाते हैं वो वाले फूड आइटम, और इंसेक्ट्स वो खाती है। इस तरह से दोनों क्या खाती है वो हमने लिख दिया है, और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपके ऐड कर दिए हैं आपके ग्रुप में, वो आप देख लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनानी है विद पिक्चर्स, यानी चित्रों के साथ, व्हेन पॉसिबल, यानी जहां भी संभव हो तो चित्र अगर मिल जाता है उन चीजों का जिसकी लिस्ट बना रहे हैं, उनका अगर पिक्चर भी मिलती है, चित्र भी मिलता है, तो वो भी उसके साथ में लिस्ट बनानी है। ऑफ फूड आइटम्स, खाने की चीजों की लिस्ट बनानी है। जनरली, जो साधारणतया टेकन बाय पीपल, लोगों द्वारा ली जाती है, यानी वो खाने की चीजें जो लोगों द्वारा जनरली ली जाती है। ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग रीजन्स में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमने रीजनल फूड्स के बारे में पढ़ा है कि कुछ ऐसे फूड हैं जो अलग अलग रीजन्स में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के फूड यूज किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा हो गया, साउथ इंडिया में इडली डोसा हो गया। ये रीजनल फूड है, इसके बारे में, रीजनल फूड के बारे में अलग से हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि रीजनल फूड्स की लिस्ट बनाइए। प्लेस दीज, इनको रखिए ऑन ए लार्ज आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। एक बड़े इंडिया के मैप की जो लाइन होती है, आउटलाइन, बाहर की जो इंडिया के मैप की लाइन, बड़ा मैप, उसकी लाइन पर इनको रखिए। टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए, इन योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम में। यानी कि ये एक बड़ा इंडिया का मैप आपको बनाना है एक कार्ड शीट पर, और उसके अंदर फिर स्टेट्स शो करने हैं, यानी राज्य बनाने हैं। इंडिया का मैप आपकी मैप की बुक में मिल जाएगा या पुरानी बुक में मिल जाएगा, बहुत जगह मिलता है इंडिया का मैप तो। और इसमें मैं आपको एक चीज के ये दे सकता हूं कि आप एक काम करें, बाजार से जाकर, मार्केट से आपको इंडिया का मैप मिल जाएगा जिसमें स्टेट बने हुए आते हैं अंदर, वो आप ले आए बाजार से। और फिर जो जो स्टेट्स के रीजनल फूड दिए हुए हैं उनके स्टेट के अंदर एरो लगा करके बाहर की तरफ वो फूड लिख दें आप। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे इडली एंड डोसा आर द रीजनल फूड ऑफ साउथ इंडिया, तो जो दक्षिणी भारत है वहां पर एरो लगा के लिख दिया इडली एंड डोसा। फिर उसके बाद में ढोकला एंड खांडवी आर सम ऑफ द डिशेज मेड इन गुजरात। गुजरात जो स्टेट है उसमें एरो लगा करके बाहर लिख दिया ढोकला एंड खांडवी। इसी तरह देखिए राजस्थान है अपना, उसमें एरो लगा के लिख दिया दाल बाटी चूरमा, कोमा गट्टे की खिचड़ी एंड केर सांगरी, ये राजस्थान में लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको खुद को सर्च करना है नेट पे। देखिए
अब जो आगे शिक्षा नीति आ रही है ना, उसमें बच्चों को सर्च करना होगा चीज़ों को, सरकार, और वास्तव में नॉलेज का अब जो दिशा होने वाली आगे कि आपको खोजना है खुद को नई नई चीज़ें। अभी मैं भी सर्च करके बता सकता हूँ आपको, 2 मिनट लगते हैं गूगल पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सर्च करें। ये बहुत कठिन काम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये टिपिकल होता तो मैं खुद ही सर्च करके आपको देता, लेकिन ये सरल है और सर्च करना आप भी शुरू करें, इसलिए मैं आपको सरल है इसलिए दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, गूगल पर आजकल तो बोल करके भी बोल भी सकते हैं अपन, वो माइक का जो साइन आता है उसको आप टैप करेंगे, उसके बाद बोल दीजिए द रीजनल फूड ऑफ गुजरात, तो जितने में नाम आ जाएंगे गुजरात के रीजनल फूड्स। फिर किसी भी स्टेट का बोल दिया, द रीजनल फूड, द नेम्स भी बोलिए साथ में, द नेम्स ऑफ रीजनल फूड्स ऑफ असम, द नेम्स ऑफ रीजनल फूड्स ऑफ कश्मीर, द नेम्स ऑफ रीजनल फूड्स ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे आप किसी अलग अलग राज्यों के जब नाम बोलेंगे तो उनके फूड के नेम आते रहेंगे, तो उनको आप नोट कर लीजिए एक रफ पेपर पर, और फिर उस इंडिया का जो मैप आप लाएंगे मार्केट से, जिसमें मैप वो लाना है जिसमें स्टेट्स बने हुए हों। कई मैप ऐसे आते हैं जो अंदर से पूरे ही ब्लैंक आते हैं, वो नहीं लाने हैं, अंदर स्टेट्स बने हुए होने चाहिए, वो वाला मैप आता है, वो आप लाइए। और हर एक जो आपका स्टेट है उसमें रूलर की हेल्प से बनाना है लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं बनानी है, स्केल की हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन बना करके बाहर की तरफ में, अंदर लिखने से तो वो कंजस्टेड हो जाएगा, तो बाहर एरो बना के बाहर की तरफ चारों तरफ आप जितने लिख सकते हैं, 2, 5, 7, 10, उतने स्टेट में कौन से रीजनल फूड हैं उनके 2-2, 3-3 नाम आपको लिखने हैं। तो ये आपको इस तरह से करना है, मैप में शो करना है, और ये मैप फिर आपको पेस्ट करना है आपकी नोटबुक में। ये क्वेश्चन लिखना है और इसके आंसर में आपको वो मैप जो मैंने बताया उसमें उस तरह से सर्च करके और उसमें रिकॉर्ड करके और आपको पेस्ट करना है। लेट्स स्टडी द थर्ड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट द नेम्स पता कीजिए ऑफ प्लांट्स, उन पौधों के, दैट ग्रो इन वाटर, जो कि पानी में उगते हैं। ऐसे पौधों के नाम पता कीजिए जो कि पानी में ग्रो करते हैं, एंड विच आर ईटन, जो खाए जाते हैं, एज फूड, भोजन के रूप में, जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, और जो वाटर में ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। ऐसे कुछ फूड्स के, कुछ प्लांट्स के नेम आपको पता करने हैं। तो पता गूगल से आप कर सकते हैं, गूगल पे टच किया और आगे आपने बोल दिया, उस पे पूरा क्वेश्चन ही बोल दिया आपने। मान लो ये पूरा क्वेश्चन आप बोल दोगे ना तो उसका आंसर आ जाएगा गूगल पे। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़े बाहर के आ रहे हैं। गूगल इंटरनेशनली काम करता है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, केवल भारत के लिए नहीं करता है। तो या तो अपन में इन इंडिया बोलना पड़ेगा लास्ट में, तब वो इंडिया से रिलेटेड बताएगा। अदरवाइज क्या है, जस्ट अ मिनट, तो गूगल पर अपन सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई सर्च करें तो इन इंडिया भी बोले, नहीं तो वो इंटरनेशनली बताएगा। या तो उस पर्टिकुलर अपन बोलने में उसी चीज का नाम बोल रहे हैं जिसके लिए अपन को आंसर चाहिए, तब तो ठीक है। अब अपन ने कोई ऐसी चीज बोल दी जिसमें कोई एरिया का नाम नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वो इंटरनेशनली बताएगा, उस चीज को पूरी दुनिया के हिसाब से बताएगा। तो हम लोगों को अगर यहाँ पर पानी में उगाए जाने वाले ऐसे पौधे जो खाने के काम आते हैं, तो अगर अपन इतना ही बोलेंगे तो फिर वो पूरी दुनिया भर के जो पौधे हैं वो बताएगा। लेकिन इन इंडिया बोलेंगे तो कुछ आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्च करके आपके लिए रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही पौधे आपको बताऊं जो कि आप जानते हैं। जैसे आपने सिंघाड़ा खाया होगा कभी, सिंघाड़ा आता है कभी कभी, वो पानी में ही उगता है, उसको वाटर चेस्टनट कहते हैं। वाटर चेस्टनट का मतलब है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा पानी में उगता है। दूसरा कमल ककड़ी आती है एक, उसकी सब्जी बनती है कमल ककड़ी की, तो ये लोटस कुकुम्बर, कमल ककड़ी को लोटस कुकुम्बर कहते हैं। ऐसे ही ये चीज अपन यूज कम करते हैं, लेकिन जल में उगने वाला पालक, जल में उगने वाला अलग से पालक होता है, उसको वाटर स्पिनिच कहते हैं। ऐसे ही जंगली चावल होते हैं, वाइल्ड राइस,
ये जंगली चावल भी पानी में उगते हैं। वैसे तो सिंपल जो चावल होते हैं वो भी पानी में ही उगते हैं, पर ये ज़्यादा पानी में उगते हैं। वाइल्ड राइस जो चावल होते हैं, चावल की खेती पानी में ही होती है। तो ये जो प्रश्न है तीसरा, फाइंड आउट द नेम्स, नामों का पता करें, ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के, दैट ग्रो जो उगते हैं, इन वाटर पानी में, एंड विच आर ईटन जो खाए जाते हैं, एज फूड भोजन के रूप में। तो उनके नाम आपको आंसर में लिखने हैं। वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा, कोमा, लोटस, कुकुम्बर यानी कमल ककड़ी, कोमा, वाटर स्पिनिच पानी का पालक, कोमा, वाइल्ड राइस यानी जंगली चावल। तो ये आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्टिविटी है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या कहा गया है। लेकिन ये फोर्थ जो क्वेश्चन है वो अभी आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन चैप्टर 10 10वें अध्याय में, अभी तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, 10वें अध्याय में, यू विल फाइंड आउट, आप पाएंगे वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ यानी होती है लंबाई, मेजरिंग यानी नापना, वेज यानी तरीके, लंबाई को नापने के तरीके। 10वें अध्याय में 10th चैप्टर में आप जानेंगे कि लेंथ को मेजरिंग के वेज यानी लंबाई को नापने के तरीके आप जानेंगे, ऑफ कर्व्ड लाइंस, मुड़ी हुई लाइनों की। देखो सीधी लाइन नापनी हो तब तो स्केल रखो और नाप लो, मेजर कर लो उसको, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो कोई लाइन ऐसे ऐसे कर्व्ड है, कर्व्ड यानी मुड़ी है, उसमें घुमाव है, घुमाव वाली लाइन है ऐसे ऐसे, तो उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे, वो आप 10th लेसन में पढ़ेंगे। इन यू मैथमेटिक्स क्लासेज, आपकी गणित की कक्षाओं में, यू विल लर्न, आप जानेंगे, मैथ्स की जो क्लास होगी उसमें आप जानेंगे, टू प्रिपेयर, बनाना, बार ग्राफ्स, बार ग्राफ्स बनाना जानेंगे। ग्राफ की कॉपी आपके 6th क्लास में ग्राफ की नोटबुक आपको यूज करनी पड़ेगी, उसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा। तो वो मैथ्स में आपको ग्राफ भी कई तरीके के होते हैं, उसमें से एक होता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आप मैथ्स की क्लास में सीखेंगे। आफ्टर यू लर्न दीज, इसके बाद जब आप ये सीख जाएं, आफ्टर यानी बाद में, यू लर्न दीज, इनको आप सीखने के, यानी इनको आप सीखने के बाद, ये दोनों चीजें जब आप सीख जाएं, मैथ्स में तो बार ग्राफ बनाना सीख जाएं, और इस बुक के जो 10th लेसन में जो कर्व्ड लाइन, जो मुड़ी हुई लाइनों की लेंथ कैसे नापते हैं, उनकी लंबाई कैसे नापते हैं, वो आप जब सीख जाएं, दोनों काम जब आप सीख जाएं, ट्राई द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, तो निम्नलिखित एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसको करने के लिए आप ट्राई करें। यानी ये दोनों चीजें जब आप सीख जाएं तो फिर एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है यहां पर, उसको उसके बाद करें, यानी अभी नहीं करना ये, क्योंकि अभी कर नहीं पाएंगे आप। ये दोनों चीजें पहले आप सीखेंगे, उसके बाद इसको कर पाएंगे। क्या है, अब यहां से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। प्रिपेयर सम स्प्राउट्स, स्प्राउट्स क्या होते हैं, अंकुरित बीज। जैसे आपने अंकुरित चना देखा है क्या कभी? कई ऐसे बीज या अनाज होते हैं जिनको अंकुरित करके खाते हैं अपन, अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज। आप किसी भी बीजों को, अगर जैसे चने का उदाहरण ले लेते हैं, उगे हुए अंकुरित चने आपने देखे हैं कभी? बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे रात को आप चनों को भिगो दो, एक गिलास में या किसी भी कटोरी में 1 मुट्ठी चने आप भिगो दो, सुबह तक भीगने दो, उनको पानी में डूबा हुआ रहने दो। सुबह उस पानी को तो निकाल दो, और वो जो चने हैं ना, उनको एक कपड़े में बांध के लटका दो, बांध के। 1 दिन 2 दिन बाद जब आप खोलोगे ना उनको, तो उनमें से है ना ऐसे बाल जैसे वो उग जाएंगे, मतलब स्प्राउट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे वो।
और फिर उनको खाते हैं तो वो बड़े अच्छे, उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अंकुरित। तो उनको स्प्राउट्स बोलते हैं इंग्लिश में। अंकुरित जब हो जाते हैं वो, तो उसको स्प्राउट्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे उगे हुए चने तैयार करो। प्रिपेयर सम स्प्राउट्स ऑफ मूंग, चने का नहीं कह रहे हैं, यहां पर मूंग की बात हो रही है। तो मूंग के कुछ स्प्राउट्स तैयार करो, यानी मूंगों को उगाओ। वैसे ही एक रात भिगो दो, दूसरे दिन कपड़े में बांध के लटका दो, मूंग जल्दी उग जाते हैं। मूंग तो एक दिन बाद ही जब आप लटका दोगे तो नेक्स्ट डे आप देखोगे तो उगे हुए मिल जाएंगे। वो चने थोड़े 2 दिन लगाते हैं, कई बार 1 दिन में भी उग जाते हैं। तो मूंग को उगाना आपको। मूंग के कुछ स्प्राउट्स यानी अंकुरित मूंग तैयार कीजिए, एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, जैसा कि आप चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मूंग को वैसे उगा दें। वॉश देम इन वाटर, उनको पानी से धो दें। एवरी डे, हर एक दिन। एंड ड्रेन ऑल द वाटर, और हर एक दिन उनको पानी से धोएं और उनको ड्रेन ऑल द वाटर, यानी जो पानी है उसको बहा दे नाली में। ड्रेन यानी उसको पानी को से धो करके उसको पानी को फेंक दें, यानी उगने के बाद रोजाना उनको धोएं। लेट देम ग्रो, अब उनको उगने दें। फॉर ए वीक, 1 सप्ताह तक उनको उगने दें। तो आप जैसे जैसे उनको उगने दोगे तो वो लंबे होते जाएंगे, अंकुरण जो है। अंटिल द होल ऑफ द सीड्स, जब तक, अंटिल यानी जब तक, द होल ऑफ द सीड्स यानी बीजों, पूरे के पूरे बीज, ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, जब तक जितने भी बीज हैं मूंग के वो सारे प्लांट में नहीं बदल जाएं, जब तक सारे पौधे के रूप में नहीं बदल जाएं, तब तक उनको आप उगने दो। मेजर द लेंथ, अब उनकी जो लेंथ है, यानी जो बाहर आई है उनमें से जो स्प्राउट्स बाहर निकले, अंकुर जो निकले उनमें से, उनकी लेंथ को, उनकी लंबाई को मेजर यानी नापो। ऑफ द स्प्राउट्स, अंकुरों की लंबाई को नापो। एवरी डे, हर दिन, क्योंकि सभी बीजों के अंदर से अंकुर जो निकलेंगे, जो स्प्राउट्स निकलेंगे, वो रोजाना बढ़ेंगे थोड़े थोड़े। 1 सप्ताह तक आपको बढ़ने देना उनको। तो रोजाना उनके जो अंकुर है ना, उसको नापना है, वो कितना बढ़ा। अब वो सीधा तो होगा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसीलिए यहां पर बताया कि पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइन को कैसे नापते हैं वो आप सीखना 10th लेसन में, फिर ये करना आप। तो फिर आप उनको नोट करना है आपको कि फर्स्ट जो स्प्राउट है वो आज इतना लंबा हुआ, सेकंड जो स्प्राउट है वो डेट वाइज आपको डेली नोट करना है। यूजिंग ए स्ट्रिंग, एक धागे का उपयोग करते हुए नापना पड़ेगा उनको, वो आपको 10th लेसन में आएगा। टेक केयर दैट, ध्यान रखिएगा, दैट यानी कि दे डू नॉट ब्रेक, कि वो टूटे नहीं, इसका ध्यान रखते हुए रोजाना उनको नापना है। प्रिपेयर ए बार ग्राफ, और उसके बाद में उनकी जो रीडिंग आएगी आपके पास कि इतनी तारीख को पहला नंबर 1 वाले की लेंथ इतनी थी, नंबर 2 की इतनी थी, नंबर 3 की इतनी थी, नंबर 4 की इतनी थी, फिर इतनी तारीख को इतनी इतनी हो गई। ये जो रीडिंगें आएगी आपके पास, इन रीडिंग्स के आधार पर फिर आपको बार ग्राफ बनाना है उसका। ऑफ नंबर ऑफ स्प्राउट्स हैव लेंथ, बार ग्राफ बनाना है। ऑफ द नंबर ऑफ स्प्राउट्स, उन जितने भी स्प्राउट्स थे आपके पास, 2 थे 4 थे, हैविंग लेंथ्स इन डिफरेंट रेंजेज, अलग अलग रेंजेज में लेंथ ले लेनी है। यानी एक जब बार ग्राफ बनाते हैं या कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो एक तरफ तो आपको रेंज लेनी पड़ती है, एक टाइप की जो रेंज है वो एक तरफ आती है, दूसरी टाइप की रेंज दूसरी तरफ आती है, फिर उसका ग्राफ बनता है। तो एक तरफ तो लेंथ ले लेनी है आपको, और दूसरी तरफ जो है इस लेंथ की ही बनेगी उसमें, और नीचे की तरफ में अलग अलग जो स्प्राउट्स के नंबर है वो आ जाएंगे, स्प्राउट्स नंबर 1, स्प्राउट नंबर 2, स्प्राउट नंबर 3, और इधर ऊपर की तरफ में उनकी लेंथ आ जाएगी। तो वो अलग अलग लेंथ के अलग अलग बार ग्राफ बन जाएंगे। तो ये आप मैथ्स वाले सर जब आपको बार ग्राफ बनाना सिखाएं तब आप उनसे ये बात कहना कि हमारे ऐसा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, और उस टाइम मुझे भी याद दिलाना, क्योंकि इसमें दोनों टीचर्स का काम है। तो स्प्राउट्स उगाने का काम अपना है और उसका बार ग्राफ बनाने का काम मैथ्स वाले टीचर का है। तो हम दोनों मिलकर के बताएंगे। तो जब भी आपके बार ग्राफ का चैप्टर आ जाए ना,
तब आप मुझे इन्फॉर्म करना और सर को भी करना, तो अपन ये प्रोजेक्ट करेंगे। अभी रिटर्न वर्क में केवल देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है और उसके बाद सेकंड वाला भी करना है। वो उसके लिए आपको मार्केट से एक इंडिया का जो मैप है वो लाना है जिसमें स्टेट्स बने हुए हों, ऐसा मैप। और उसमें आपको ये जो डिशेज हैं वो नेट से सर्च करके लिखनी है, स्केल से एरो बना करके, और वो फिर मैप जो है वो पेस्ट करना है। क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने बता दिया है, 4th नहीं करना है अभी क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे अपन। तो इस तरह से हमारा जो ये पोर्शन था प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज का वो हमने कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट कैप्शन इज, अगला जो शीर्षक है वो है थिंग्स टू थिंक अबाउट। थिंग्स यानी चीजें, टू थिंक अबाउट यानी सोचने के लिए। सोचने के लिए कुछ चीजें हैं यहां पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको मैं आपको इनके भी आंसर बता देता हूं ताकि ये जो अपना एक पेज है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे जो है ना वो एक्सरसाइज आ जाएगी और फिर एमसीक्यू आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बिग आंसर क्वेश्चन, वो जो अपन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब शुरू हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत भी दिए हुए हैं, वो भी हम कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, डज एवरीवन अराउंड यू, क्या हर कोई आपके चारों ओर गेट एनफ फूड टू ईट, गेट यानी प्राप्त करता है, एनफ फूड यानी पर्याप्त भोजन, टू ईट यानी खाने के लिए। फिर से बताता हूं, डज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है तो क्या जुड़ जाता है उसमें, क्या। एवरीवन यानी हर कोई, क्या हर कोई, अराउंड यू यानी तुम्हारे चारों ओर, क्या हर कोई तुम्हारे चारों ओर, या इसको ठीक करके पढ़ेंगे तो क्या तुम्हारे चारों ओर हर कोई गेट यानी प्राप्त करता है, एनफ फूड टू ईट यानी पर्याप्त भोजन खाने के लिए। इसका मतलब पूरे का अगर अपन जोड़ कर पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि क्या तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग रहते हैं क्या उनको खाने के लिए पर्याप्त मिलता है, क्या वो खाने के लिए पर्याप्त प्राप्त कर पाते हैं। तो अपने चारों ओर भले ही ऐसे लोग होंगे जिनको सबको खाने के लिए पर्याप्त मिलता है, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जिनको खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है। ऐसे कुछ लोग तो होते ही हैं, तो हम उनकी बात भी लिखना चाहेंगे। आगे लिखा हुआ है इफ नॉट, यदि नहीं, वाई यानी क्यों। तो वैसे तो अपने चारों ओर के लोगों को पर्याप्त खाने को मिलता है, सरकार भी गेहूं उपलब्ध कराती है, एकदम मिनिमम रेट में लोगों को गेहूं उपलब्ध कराती है, और आजकल भूख से कोई नहीं मर सकता है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। अगर भूख से कोई मर जाए तो उसका केस सरकार, इसके प्रशासनिक लोगों पर भी दर्ज होता है। तो इस तरह की स्थिति नहीं है, फिर भी अभाव होते हैं। कई लोग नहीं, अभी लॉकडाउन में तो हालत वैसे भी कई लोगों की इस तरह की है कि अभी भी सरकार गेहूं बांट रही है, लेकिन फिर उसके बाद भी लेकिन कुछ लोग अभावग्रस्त होते ही हैं। तो हम लोग उनके बारे में लिखेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे इसमें, नो, सबसे पहले लिखेंगे नो, नो लिख करके कोमा लगा देंगे, नो एवरीवन अराउंड मी, नो के बाद लिखना है एवरीवन अराउंड मी, यू की जगह आप मी लिख देंगे, मी यानी मेरे, एवरीवन अराउंड मी मेरे चारों ओर सभी। अब ये देखिए इसके डज नॉट, यहां पर नो एवरीवन अराउंड मी डज नॉट गेट एनफ फूड टू ईट, ऐसा आपको आंसर लिखना है। फिर से बता रहा हूं, नो एवरीवन अराउंड मी डज नॉट, डज के साथ नोट भी आएगा, डज नॉट गेट एनफ फूड टू ईट। इसका मतलब ये हो गया, नहीं मेरे चारों ओर सभी को, हरेक को पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है। अब एक प्रश्न तो यह था कि क्या मिलता है तो सबको, तो हमने लिख दिया नहीं, सबको नहीं मिलता है पर्याप्त खाने को। फिर डैश लगा के इफ नॉट वाई, यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, तो इसका आंसर डैश डॉट लगाने के बाद लिखेंगे
बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल, बिकॉज दे आर नॉट एबल लिख दीजिए, या कैपेबल ठीक रहेगा, CAPABLE, कैपेबल, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू बाई द सफिशियंट food material, because they are not capable to buy the sufficient food material, क्योंकि वे पर्याप्त भोजन सामग्री खरीदने के योग्य नहीं है, because they are not capable to buy the sufficient material, full stop। तो ये आपको लिखना है इस तरह से कि पहले तो अपने को ये लिखना है कि नहीं, मेरे चारों ओर के प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वे पर्याप्त भोजन सामग्री खरीदने में असक्षम है। मैं मानता हूं कि अपने चारों ओर कोई नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, तो हम लोग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो ऐसा क्यों है कि उनको नहीं मिलता है खाना, क्योंकि वो खरीदने में असक्षम है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज, क्या वो तरीके हैं, वेज यानी तरीके, व्हाट आर द वेज, वो कौन से तरीके हैं, वी कैन थिंक, जो हम सोच सकते हैं, ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, ऑफ यानी के, टू अवॉइड यानी नजरअंदाज करने के या दूर करने के, वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन के दुरुपयोग या भोजन को व्यर्थ गंवाने के, भोजन को वेस्ट करने को अवॉइड करने के, यानी भोजन को व्यर्थ गंवाने को बचाने से, या उसको बचाने का हिंदी में अपन कहेंगे तो भोजन को व्यर्थ गंवाने से बचाने के लिए, अवॉइड करना यानी बचाना। तो भोजन को वेस्ट करने से बचाने के लिए वो कौन से तरीके हैं जो हम सोच सकते हैं। तो यहां पर हम एक बात लिखना चाहेंगे कि हम सबसे बड़ा वेस्ट कैसे होता है भोजन, कि आदमी ज़्यादा खाना लेता है और फिर वो उसको जूठा छोड़ देता है, और इसी तरह वेस्ट होता है भोजन। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम उतना ही भोजन लेवें थाली में, प्लेट में, जितना हम कर पाते हैं उतनी लिमिट में लेवें अपन, उसको जूठा नहीं छोड़ें, वेस्ट नहीं छोड़ें। तो यहाँ पर जो इसका प्रश्न का मतलब है कि फूड को वेस्ट करने से बचाने के लिए क्या वो तरीके हैं, वी कैन थिंक ऑफ, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो हम लोगों को लिखना है, वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए, द फूड यानी भोजन, इन अवर प्लेट, हमारी प्लेट में, हमें अपनी प्लेट में भोजन लेना चाहिए, इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, एक सीमित मात्रा में, विच वी कैन कंज्यूम, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम उपभोग कर सकते हैं। यानी हमें उतनी ही क्वांटिटी में फूड अपनी प्लेट में लेना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में यानी सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो आज की एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स वाला क्वेश्चन था, उसमें भी क्या क्या करना है वो मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपको मैप में फिल करके पेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मैं बता चुका हूँ। 4th क्वेश्चन आपको नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, राइट डाउन भी नहीं करना है ये क्वेश्चन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, थिंग्स टू थिंक अबाउट, सोचने के लिए कुछ चीजें, इसके अंदर भी जो 2 क्वेश्चंस है इनके भी आंसर आपको लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 18 टुडे। आज हमने पेज नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 19 टुडे। आज हमने पेज नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 20 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, इन विच देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमसीक्यूज। इसमें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर पहले वेरी शॉर्ट वाले आएंगे, पहले आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चंस भी हम लोगों को करने हैं आगे जो आने वाले हैं। अभी तक का जो वर्क था वो मैं जिस तरह से आपको बता चुका हूं, आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसको लर्न भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू कम टुमारो। आपको कल आना है, कल नहीं आना है बल्कि ये कल तो आप वीडियो सुनेंगे तब तक आप आ चुके होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।